गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं में हिंदी में पढ़ेंगे बच्चों पाठ 2 जूझ वितान भाग 2 पाठ्य पुस्तक। और इसमें है बच्चों पाठ 2 जूझ, जो कि आनंद यादव द्वारा रचित है। आनंद यादव द्वारा रचित है। लेखक का परिचय जानते हैं पहले। ये मराठी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार हैं। आनंद यादव मराठी साहित्य के एक प्रसिद्ध कथाकार हैं। और आनंद रतन यादव का जन्म वर्ष 1935 में कागल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में हुआ था। इन्हें साहित्य जगत व पाठकों के बीच आनंद यादव के नाम से जाना जाता है। इन्होंने संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर किया है तथा लंबे समय तक पुणे विश्वविद्यालय के मराठी विभाग में कार्यरत रहे हैं। अब इनकी 25 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। अभी तक इनकी 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्होंने उपन्यास, कविता तथा समालोचना के सिद्धांत, निबंध आदि विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। इनके द्वारा रचित नाटक नटरंग हिंदी पाठकों के मध्य काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त इन्हें जूझ उपन्यास के लिए 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जूझ उपन्यास का एक अंश जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, इसके लिए इनको वर्ष 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2016 में इनका निधन हो गया था। तो पाठ की रूपरेखा बच्चों इस प्रकार है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जूझ शीर्षक, अब पाठ का जो शीर्षक है वो है जूझ। अब जूझ शीर्षक जो है कहानी मराठी के प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव के बहुचर्चित उपन्यास का एक छोटा सा अंग है, जो कथानायक आनंदा के जीवन संघर्षों से संबंधित है। इस कथा का जो नायक है वो आनंदा है। एक छोटे से बच्चे के रूप में उसको दिखाया है और बाद में वो बड़ा होकर बहुत बड़ा लेखक बनता है और कवि बनता है। तो उसके बारे में ये उसके जीवन के संघर्ष की ये कहानी है। आनंदा का मन जो पाठशाला जाने के लिए सदा लालायित रहता था। अब आनंदा का मन पाठशाला जाने के लिए करता था। क्यों करता था? या तो वो उस कड़ी धूप से छुटकारा चाहता था, या वो उसके मन में पढ़ने की एक दृढ़ शक्ति थी या इच्छा थी। इसको जानने के लिए हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा। अब आनंदा का मन जो पाठशाला जाने के लिए सदा ही लालायित रहता था, परंतु पारिवारिक दुविधाओं के कारण, पारिवारिक दुविधाएं थी, उनके कारण वह अपनी इच्छा की पूर्ति में बाधा महसूस करता था। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से आनंदा के संघर्ष की मार्मिक चेतना को पाठकों तक पहुंचाया है। यह एक किशोर के देखे एवं भोगे हुए गंवई जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश का अत्यंत विश्वसनीय चित्र है। इसमें जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। वहीं अस्त व्यस्त, अलमस्त, निम्न मध्य वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्षों की एक अनूठी कहानी भी है। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं पाठ 2 जूझ। अब पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था। आनंदा कहते हैं कि पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती थी। अब दादा किसको कहा है यहाँ पर? पिताजी को कहा है। अब लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यहाँ पर कहने की हिम्मत नहीं थी, मैं पढ़ने जाऊँगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक न कर देंगे, इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते करते हाथ कुछ नहीं आना। पूरे साल तक या जन्म भर तक काम करते करते हाथ कुछ नहीं आना है। जीवन में अंत में फिर वही पछताना पड़ेगा। अब ये सोचता अगर कुछ पढ़ लिख गया तो अपना जीवन यापन आसानी से कर पाएगा। अब ये कहता है कि जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा, यानी कि खेती बाड़ी में जितना फ़ायदा दादा के समय था वो बाबा के समय में नहीं रहा। ये खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, विठोबा आना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अब ये कोई व्यक्ति का नाम इसने बताया, विठोबा आना की तरह कुछ काम धंधा किया जा सकेगा, कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार उसके मन में चलते रहते थे। तो बच्चों इसमें बताया है आनंद यादव ने कि आनंद यादव कहते हैं जब वो छोटे थे कि उनका पाठशाला जाने के लिए बड़ा मन तड़पता था। उनका मन था कि वो पाठशाला में जाए, लेकिन अपने पिता को ये बात कहने से वो डरता था कि कहीं पिता ने सुन लिया तो हड्डी पसली एक न कर दें, इनके पिटाई करेंगे और फिर कुछ भी हाथ नहीं आना है। अब वो सोचता था कि खेतों में जीवन भर काम करते करते हाथ कुछ नहीं आना है। अब ये सोचने लगा कि कुछ पढ़ लिख जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी, जीवन यापन आसानी से हो जाएगा।
अब अंदर ही अंदर ये सब विचार उसके मन में चलते रहते थे। अब एक बार दिवाली बीत जाने पर महीना भर जो है ईख पेरने का कोलू चलाना होता। दिवाली का समय जो आता है तो उसके आसपास जो है गन्ने में कोलू में गन्ना पेरने का काम करना शुरू कर देते हैं कुछ लोग। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोलू चलाना होता। कोलू जरा जल्दी शुरू किया जाए, दादा की समझ से ईख की अच्छी कीमत मिल जाती थी। अब क्या कहते हैं ये कि अगर कोलू को जल्दी शुरू किया जाए, क्योंकि उस समय पे बहुत कम कोलू जल्दी चलाए जाते थे और ज़्यादातर कोलू बाद में चलाए जाते थे, तो उनका मानना था यदि कोलू जल्दी चलाया जाए तो गन्ने की जो है वो ईख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती थी। और जब बाद में चलाया जाए, बाद में चलाते हैं तो भले ही उसमें जो है मिठास ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी कीमत भी फिर कम ही हो जाती है। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही भी थी। जब चारों ओर कोलू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतरने लगते थे। इसीलिए जो उसके दादा थे वो कोलू को सबसे पहले चला देते थे। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता था, और हमारे जैसे खेतों पर बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। हाँ, उस समय पे नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत ज़्यादा आता था, और जैसे आम खेतों में बनाया जाता है ये नंबर 3 का गुड़ है, उसको कोई नहीं पूछता था। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि यदि ईख को कुछ और दिनों तक खेत में खड़ी रहने दिया जाए तो गुड़ ज़्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम हो जाती है, उसका रस गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ में गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए सारे गांव भर में सबसे पहले हमारा ही कोलू शुरू हो जाता था, ऐसा लेखक कहते हैं। अब इसी कारण वह वर्ष भर भी शुरू हुआ, और इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और इससे वो जल्द ही निपट गई। अब इस कारण जो है उनके दादा का मानना था कि हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि रस जो है गाढ़ा निकले या ज़्यादा निकले, उनको इस बात से मतलब है कि हमें जो है भाव अच्छा मिले। तो इसीलिए जो है इस वर्ष भी उनका कोलू चलना जल्दी शुरू हो गया और इस काम से वो जल्दी से निपट भी गए थे। अब आगे के काम में लग गए। अब आगे के काम में वो लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उन्हें दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोचकर कि बात वहाँ से करनी चाहिए, और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। अब ये बताता है कि मेरी माँ जो है धूप में कंडे थाप रही थी, और मुझे लगा कि ये उचित समय है माँ से बात करने का स्कूल जाने के लिए, तो इसीलिए मैंने अपनी माँ के साथ बात करनी शुरू कर दी। और माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूँ। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सूअर की तरह घुर्राता है। तुझे मालूम है, माँ के मन में जंगली सूअर की जो बात है वो बहुत गहराई से बैठी हुई है। अर्थात अब माँ ने कहा कि तुझे पता है ना कि तेरे पिताजी के सामने यदि हमने पढ़ने लिखने की बात की तो कितने बुरी तरह से हमें डांटेंगे। अब जो है खेती के सभी काम बीत गए हैं। अब बच्चे ने कहा कि माँ, अब खेती के सभी काम बीत गए हैं, मेरे लिए कुछ काम तो है नहीं अब। इसलिए कहता हूँ कि तू दत्ताजी राव सरकार के यहाँ जा और मेरे पढ़ने के बारे में बात कर। आज से ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूँगा तेरे साथ। तू उन्हें सब कुछ समझाकर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे। हाँ, जो बड़ा ज़मींदार था गांव का, उनकी अच्छी बात जो लोग सुनते थे और उनकी बातें सुनते थे और उस पर अमल भी करते थे, और लोगों को जो है वो कुछ कहते थे तो उनको मानना ही पड़ता था, क्योंकि वो गांव के सबसे प्रतिष्ठित और बड़े ज़मींदार थे। इसीलिए उसने कहा लड़के ने कि माँ ऐसा करते हैं, आज दत्ताजी राव के यहाँ पर चलते हैं और दत्ताजी राव से तुम मेरे पढ़ने लिखने की बात कहो तो वो मान जाएंगे और मेरे पिताजी को इस बारे में वो समझाएंगे, और मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा और आज शाम को ही हम चलते हैं। अब उसकी माँ ने कहा ठीक है चलेंगे। अब माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। मुझे मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। अब माँ जो है अब मेरा मन रखने के लिए दत्ताजी राव के घर जाने के लिए तैयार हो गई। उसको पता था कि इतना करने पर भी इसके पिता इसको स्कूल में नहीं जाने देंगे, और लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़पन वही समझती थी। 7वीं तक पढ़ाने की उनके मन में तैयारी थी। हाँ, वो चाहती थी कि कम से कम मेरा बच्चा 7वीं तक तो पढ़े। 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी। अब देखो बच्चों, आप लोगों को लगता होगा कि क्या 7वीं तक पढ़ना उचित था या 7वीं तक पढ़ने से क्या बनता। अब ये कहानी या ये उपन्यास उस समय का है जब बच्चे जो है 3-4 कक्षाएँ पढ़ते थे या 5 तक मुश्किल से पढ़ पाते थे।
अब इसकी माँ ने यहाँ पर 7वीं तक पढ़ने की बात की है, तो ये बहुत बड़ी बात थी उस समय की। तो लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। अब रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ पर चले गए। अब रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ पर गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए। माँ ने भी यह बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है, खेती के काम में हाथ नहीं लगाता। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद करा दिया और मुझे खेती के काम में जोत दिया। अब इसने बच्चे ने और उसकी माँ ने सब बातें जो है दत्ताजी राव को बताई, और यहाँ तक कि एक दो बातें बढ़ा चढ़ा कर ही बताई, ताकि दत्ताजी राव उन पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हों और वो मेरा पढ़ना लिखना शुरू करवा दें, मुझे स्कूल में भेजना शुरू कर दें। अब उन्होंने कहा कि ये रखमाबाई के पास सारा दिन गुजार देता है और सारा दिन बाज़ार में घूमता रहता है और घर का काम कोई करता नहीं है, और खेतों में भी मुझे इसीलिए लगा दिया ताकि आप जो है खुद आज़ादी से घूम सकें, इसलिए उन्होंने मेरा पढ़ना लिखना बंद करवा के मुझे खेती में जोत दिया है। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं, अच्छे से देखना। अब उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है, मैं यदि अब भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दोहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा, इस तरह मेरा साल बच जाएगा। वह अब वह खेती में कुछ काम उसके लिए बचा नहीं था, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार में चला गया है। अब बच्चे ने भी कहा कि अब जनवरी का महीना है और यदि अभी मैं स्कूल में जाकर दाखिला ले लूँगा तो 2 महीने में सारी दोहराई मैं कर लूँगा और उसके बाद मेरा 1 साल बच जाएगा, और इस तरह से अब खेतों में कोई काम भी नहीं बचा है और इस तरह से मेरा 1 साल पहले ही बर्बाद हो चुका है, लेकिन अब ये साल मेरा बर्बाद नहीं जाना चाहिए। अब दत्ताजी राव ने कहा, ठीक है, अब तुम दोनों अपने अपने घर जाओ, वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना, उसके पीछे से घड़ी भर में तुम भी आ जाना रे छोरा। अब क्या कहता है दत्ताजी राव उनको, क्या कहते हैं कि एक घड़ी भर में अब अपने पिता के पीछे पीछे तुम भी आ जाना और उनको जाकर आज शाम को मेरे पास भेज देना। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सब बातें कही हैं, यह मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है। हाँ, अब बच्चे ने कहा कि दत्ताजी राव को कहा कि दत्ताजी अब उनको जो है मेरे पिता को यानी कि ये मत बताना कि हमने आपको आकर ये सभी बातें बताई हैं, यदि उनको ये सब पता चल गया तो हमारी खैर नहीं है, यानी कि फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने वाला है। माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा रहेगा। अब वो जो है उन्होंने कहा कि ये बता देना कि माँ जो है हमारी तुम्हारे यहाँ पर साग भाजी देने के लिए आई थी, खेतों में से जो काट कर लाते हैं तो उसके साथ थोड़ा बहुत साग भाजी भी ले आते हैं और वो जो ज़मींदारों के यहाँ पर उनको पहुँचानी होती है, तो माँ जो है साग भाजी देने के लिए आपके यहाँ पर आई थी और इसीलिए आपने उनके हाथ संदेशा भेजा कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, अब मुझे जो करना है मैं करूँगा, देख उसके सामने ही तुझसे पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना, डरना मत। अब दत्ताजी राव ने कहा कि तुम्हारे पिता के सामने ही मैं तुमसे कुछ बात पूछूंगा और उनके सामने जब मैं तुमसे पूछूं तो तुम निडर होकर उत्तर देना, तुम डरना मत। नहीं जी, मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीत जाने पर दादा घर आया। हाँ, अब बच्चे ने कहा कि मैं घर आ गया। अब माँ के साथ वापस 1 घंटा रात बीते दादा घर पर आया, मैं घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक नहीं दिखाई दिया है, खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना। अब उसकी माँ ने जो है उसके पिता को कह दिया कि दत्ताजी राव ने आपको अपने यहाँ पर बुलाया है। अब कुछ काम वाम था क्या? दादा ने अधीरता से पूछा। मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने। तो हाँ, तो मैं हो आता हूँ, तब तक तू रोटियाँ सेक ले। गणप्पा आए तो उसे खेत पर भेज देना पहले ही। हाँ, अब लड़के के बारे में कहते हैं कि यदि वो आ जाए तो उसको खेत पर भेज देना और तुम जब तक रोटियां बनाओ तब तक मैं दत्ताजी राव से मिलकर आता हूँ। अब जब दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ज़मींदार था और उसके बुलावे को लोग बड़ा सम्मान की बात मानते थे, इसीलिए वो बिना ही खाना खाए जल्दी से उनके घर पहुँच गया। अच्छा, मैं पहुँचा तो सरकार मेरी राह देख रही थी। क्यों आए रे छोरे? अच्छा, पिताजी जो है उनके पास चले गए और दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जी मैंने बुलाया है। हाँ, अब
माँ ने बच्चे को कहा, आधा घंटा हो गया था जब उसके पिता को गए हुए, कि ऐसा है बेटा, अब तुम उनके पास जाओ और जाकर ये कहना कि माँ ने जो खाना खाने के लिए तुम्हें बुलाया है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अब मैं पहुँचा तो सरकार मेरी राह देख रही थी। क्यों आए रे छोरे? दादा को बुलाने आया हूँ सरकार, खाना भी खाया नहीं ना इसलिए। अब बैठ थोड़ी देर यहाँ पर, अभी तो आया है वह मेरे पास। जी, ऐसा कहकर मैं बैठ गया। अब धीरे धीरे दत्ताजी राव पूछने लगे, कौन सी में पढ़ता है रे तू? जी 5वीं में था, लेकिन अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे? दादा ने मना कर दिया, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है। क्यों रे रतनप्पा? हाँ जी। फिर तू क्या कहता है? फिर तू क्या करता है? अगर बच्चे से खेतों में पानी दिलवाता है तो तू क्या करता है? सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू कर दिया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया, उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। देसाई के खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी तरह काम की तरफ नहीं रहा। हाँ, मन लगाकर वह खेत में किस तरह श्रम नहीं करता, फसल में लागत नहीं लगाता, लुगाई और बच्चों को काम में जोत कर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता फिरता है और अपनी मस्ती के लिए किस तरह से छोरे का जीवन बलि चढ़ा दिया है, यह सब उसने सुनाया। हाँ, दत्ताजी राव ने उसको खूब खरी खोटी सुनाई कि अपनी जो है मस्ती के लिए, अपनी आज़ादी के लिए अपनी पत्नी और अपने बच्चे को जो तूने खेतों में झोंक दिया है और खुद कोई भी काम नहीं करता, ये तुझे सब नहीं करना चाहिए और ये तू आज के बाद नहीं करेगा। अब दादा ने हर एक तर्क को दादा के हर एक तर्क को दत्ताजी राव ने काट दिया और मुझसे कहा, सवेरे से तू पाठशाला जाता रहे, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की और मन लगाकर पढ़ाई कर और किसी भी तरह से साल नहीं मारा जाना चाहिए, इसका ध्यान रखना। यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर, सुबह शाम जो हो सके वह कर और अपना फिर पाठशाला जाते रहना, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। इसके पास ज़रा ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव कर रहा है। हाँ, अब दत्ताजी राव ने बच्चे को कहा कि ऐसा करो कि तुम जो है मेरे पास आ जाओ, अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें स्कूल नहीं जाने देते तो तुम इसको छोड़कर मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें स्कूल भेजूंगा। जितना तुझसे हो सके सुबह शाम थोड़ा बहुत मेरे पास काम करना और दिन में अपना स्कूल जाना है। और इसके पास ज़्यादा बच्चे हो गए हैं इसलिए तेरे साथ ही कुत्तों की तरह से बर्ताव कर रहा है। इतना वो एक व्यंग्यात्मक भाव से वो कहते हैं और बच्चे को कहते हैं कि जा जल्दी से अब अपने घर, और अब की बार जो तेरा साल नहीं मारा जाना चाहिए और तू लगातार स्कूल जाता रहे। मैंने मना कब किया है जी, इसको ज़रा गलत आदत पड़ गई थी इसलिए पाठशाला से निकाल कर ज़रा नज़रों के सामने रख लिया। हाँ, गणप्पा के पिता ने यानी कि आनंदा के पिता ने कहा कि मैंने कब मना किया है जी दत्ताराव जी के सामने कि इसको ज़रा गलत सलत आदतें लग गई थी इसलिए मैंने पाठशाला से निकाल कर इसको अपनी नज़रों के सामने रख लिया। कैसी आदतें? चाहे जैसे यहाँ वहाँ कुछ भी करता रहता है, कभी कंडे बेचता है, कभी चारा बेचता है, कभी सिनेमा देखता है, कभी खेलने जाता है, खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया, क्यों रे छोकरे, क्या ऐसा है? नहीं जी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। एक बार मेले में पटाख पर पैसे लगा दिए थे। दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते, इसलिए खेत पर गोबर बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवा लिए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था। मैंने भी, अब ये कहता है कि मैंने भी थोड़ा बहुत जूट जाट मिला के सब बातें उनको बता दी। अब बच्चों आज हमने पेज नंबर 26 तक पढ़ा है, पेज नंबर 26 तक पढ़ा है, 21 से 26 तक। आज इतना ही चैप्टर हमने पढ़ा है, कल बाकी का पढ़ेंगे। जब तक आप ये पूरा चैप्टर ध्यान से एक बार अपने आप पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा और बहुत ही जो है एक सीख देने वाला ये एक उपन्यास का अंश है, तो इसको कृपया कर आप ध्यान से पढ़ें। और आपकी वितान की बुक में से मैंने पहले भी बताया था 4 चैप्टर हैं और 4 चैप्टर में से 16 मार्क्स का आपके प्रश्न पत्र में आने वाला है। हाँ, 4 चैप्टर में से 16 नंबर का बच्चों आपके प्रश्न पत्र में आएगा। तो ये जो पाठ हमने पढ़ा है जूझ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए जितना अभी मैंने पढ़ा है इतना ध्यान से सुनना, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।